हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद सौरभ शर्मा पे। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का एक बार तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और धन्यवाद किस चीज़ के लिए, आप लोगों का जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस यूट्यूब चैनल को मिल रहा है उसके लिए। आपके उस पॉजिटिव रिस्पॉन्स को मैं कोशिश करूँगा अच्छी से अच्छी वीडियो के द्वारा रीपे करने की। और हमारा आपस का जो ये सफ़र है वो इसी तरीके से चलता रहे, उसके लिए मैं आप लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा। और वो अपील ये है कि आपको लगता है कि इस YouTube चैनल से आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट या टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं वो आपको क्लियर होते हैं, आपको उसमें कोई भी डाउट या प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेरीज है, प्रॉब्लम है, उसको कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर डाल दीजिए। बच्चों, अपने सफ़र को आज हम आगे बढ़ाते हुए जो आप पहुँचे हैं वो है हमारा टॉपिक ओशन करंट यानी महासागरीय धाराओं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था महासागरीय तरंगे या समुद्री तरंगे। तरंगों और धाराओं में सबसे बड़ा अंतर बच्चों क्या होता है, तरंगों में किसी भी प्रकार से जल के कणों का विस्थापन नहीं होता। यानी कि महासागरों समुद्रों का जल जहाँ है, पवनों के दबाव व घर्षण के कारण वहीं पर ऊर्ध्वाधर व हल्का सा क्षैतिज विस्थापन जो है वो दर्ज किया जाता है। लेकिन वहां पर जल एक स्थान से उठकर 100 या 200 किलोमीटर या 400 किलोमीटर दूर स्थान पर नहीं जाता है। अब धाराएं जो हैं उनमें क्या होता है, यहां पर जल के कणों का विस्थापन होता है। और ये विस्थापन करने का कार्य किसको सौंपा गया है, स्थायी पवन तंत्र को। जब स्थायी पवन तंत्र के बारे में बात आती है तो हमारा स्थायी पवन तंत्र कितने प्रकार का है, या पवन तंत्र जो है वो 3 प्रकार से कार्य करता है, या स्थायी पवनें 3 प्रकार की हैं। सन्मार्गी हैं, पछवा हैं और ध्रुवीय हैं। हमारे सागरीय जलधाराओं को जो सबसे बड़ा प्रभावित करने वाला कारक है वो सन्मार्गी और पछवा पवन तंत्र है। जब सन्मार्गी पवनों के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो सन्मार्गी पवनों की दिशा जो है, अगर मैं ब्रॉड वे में समझाऊं तो वो पूर्व से पश्चिम है। हालांकि इसकी जो दिशा है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम रहती है, ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम जो है वो दिशा दर्ज की जाती है। परंतु क्योंकि ये महासागरीय जलधाराओं का टॉपिक है तो यहाँ मैं आपको जलधाराओं के अलावा पवनों के बारे में ज़्यादा डिस्कशन जो है वो नहीं करूँगा, अदरवाइज वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ पछवा पवन तंत्र की, तो पछवा पवन तंत्र जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्थापित होता है। अब जैसे जैसे ये पवनें चलती हैं, ये पवनों का काम मुख्य क्या होता है कि उस महासागर के जल के एक परत को, एक भाग को, उन कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी दिशा के अनुसार विस्थापित कर दें। यानी कि अगर सन्मार्गी पवनें कार्यरत हैं तो वो क्या करेंगी, महासागरों के जल को पूर्व की दिशा से उठाकर पश्चिम दिशा की तरफ ले जाएंगी। लेकिन जब पछवा पवनों का प्रभाव क्षेत्र होगा तब जल पश्चिमी क्षेत्र से तट से उठकर पूर्वी क्षेत्र या तट की तरफ जो है वो विस्थापित हो जाएगा। तो पवन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, महासागरीय जल का विस्थापन करना। अब जब महासागरीय जल के विस्थापन के बारे में बात आती है बच्चों, तो कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी कि लास्ट, अगर आपने ध्यान दिया हो कि इसमें कोई भी महासागर हो उसमें केवल और केवल कितने मोटी परत के जल का विस्थापन होता है, 400 मीटर। यानी कि पवन तंत्र का जो प्रभाव है वो कितने मीटर तक रहता है, 400 मीटर के आसपास तक। अगर मैं औसतन महासागरों की गहराई के बारे में बात करूं तो 6000 मीटर या कम से कम औसत जो है गहराई किसी भी महासागर की है। तो 400 मीटर के बाद जितना भी हमारा गहरा भाग महासागरों का बचता है वहां पर जल का विस्थापन नहीं होता है। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। अगर प्रकाश के प्रवेश के बारे में मैं बात करूं तो महासागरों के अंदर आंतरिक भागों में केवल 200 मीटर तक ही सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा जो है वो प्रवेश करती है। लेकिन अगर पवन तंत्र के प्रभाव के बारे में बात करूं तो 400 मीटर की गहराई से नीचे का सारा भाग जो है वो कैसा होता है, स्थिर होता है। 400 मीटर का जो भाग है वही क्या होता है, विस्थापित होता है। तो जलधाराओं का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है, पवनों के द्वारा। पवनें हमने बताई, उनकी दिशा, और पवनों की दिशा के आधार पर ही जल महासागरों की धाराओं की दिशा भी निर्धारित होती है। फिर क्या है, ये एक लंबी दूरी तक ये ट्रेवल करता है। जैसे कि एक क्षेत्र से उठेगा, एक महाद्वीप के तट से उठेगा, दूसरे महाद्वीप तक जाकर जो है वो विस्थापित होगा। और जब तट के बारे में बात करते हैं तो कोई भी महासागर हो वो दोनों ही छोर से आपके, यानी पश्चिम और पूर्व दोनों ही छोरों से किसी ना किसी महाद्वीप के द्वारा जो है वो बाधित होगा, किसी ना किसी महाद्वीप के द्वारा जो घेरा गया होगा। तो इसी चीज को आगे डिस्कस करते हुए मैं आप लोगों को बता दूं कि महासागरीय जलधाराएं 2 प्रकार की होती हैं, एक गर्म और दूसरी ठंडी। गर्म जलधाराएं वो जलधाराएं हैं जो निम्न अक्षांशों क्षेत्र से आती हैं। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र यानी कि भूमध्य रेखा,
हम अब अच्छे से जानते हैं कि अक्षांश हमारे 0 डिग्री 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तर व 90 डिग्री दक्षिण की तरफ होते हैं। तो निम्न अक्षांशों का मतलब है जो कि कम वैल्यू के अक्षांश हैं। जब कोई जलधारा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाती है तो वो प्रकृति में कैसी होती है? गर्म। लेकिन यदि कोई जलधारा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ आती है तो वो प्रकृति में कैसी होती है? कूल या फिर कोल्ड, यानी कि ठंडी। तो आप लोगों को समझ में आ गया गर्म जलधाराएं कौन सी हैं और ठंडी जलधाराएं कौन सी हैं? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आप लोगों को एक छोटे से डायग्राम के थ्रू ये समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चों, ये जो है कोई भी महासागर हो सकता है। मान लीजिए ये पैसिफिक है। अगर आप पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर के बारे में बात करें तो प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी किनारा है उस पर कौन से महाद्वीप हैं? एशिया और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इसके विपरीत जो उसका पूर्वी किनारा है वो कौन से महाद्वीपों द्वारा घिरा हुआ है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इसके केंद्र से ये जो रेखा गुजर रही है ये 0 डिग्री है और उत्तर व दक्षिण की तरफ इसका जो विस्थापन है वो 90 डिग्री तक जो है वो विस्थापित मान लो आप। अब एक चीज आपको, जैसे मैंने बताया कि जलधाराएं 2 प्रकार की होती हैं, एक गर्म और एक ठंडी। तो जब कोई जलधारा निम्न अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र से उच्च अक्षांशों की तरफ जाती है तो वो प्रकृति में कैसी होती है? गर्म। तो ये जो कैसी जलधारा है? गर्म। लेकिन जब ये उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ आती है तो ये प्रकृति में कैसी होती है? कूल। अब यहां पर एक चीज और समझने वाली है बच्चों कि जो उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा है इसकी जो दिशा आपको दिखाई गई है वो कहां है? यह है आपकी पूर्वी दिशा और यह है आपकी पश्चिमी दिशा। तो यहां पर जो प्रभाव है यानी जो प्रवाह है वो पूर्व से पश्चिम है और उसका कारण क्या है? सन्मार्गी पवने यानी कि पूर्वा पवने, ट्रेड विंड्स, क्योंकि इसकी दिशा पूर्व से पश्चिम है। जैसे ही ये पछुआ पवनों के क्षेत्र पर कोई जलधारा पहुंचती है तो वो पश्चिम से पूर्व बहना शुरू कर देती है। और ज्यादातर जितने भी हमारे प्रवाह हैं, चाहे वो अंध महासागरीय प्रवाह हो, प्रशांत महासागरीय प्रवाह हो, वो किसके प्रभाव से उत्पन्न होते हैं? पछुआ पवनों से। आई होप कि आप लोगों को ये गर्म व ठंडी जलधाराओं का सेक्शन जो है वो क्लियर हो गया होगा कि गर्म व ठंडी जलधाराएं जो हैं वो किस प्रकार से बनती हैं या किसे हम गर्म या किसे हम ठंडी जलधाराएं कहते हैं। तो बच्चों, बात करते हैं महासागरीय जलधाराओं के उत्पन्न होने के पीछे सबसे प्रमुख कारण क्या है। एक कारण तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, प्रिवेलिंग विंड्स या प्रचलित पवने, जिन्हें हम सन्मार्गी, पछुआ या ध्रुवीय पवने कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी महासागर के भूमध्य रेखा के समीप बहने वाली जलधाराएं हैं, पहली बात, भूमध्य रेखा के समीप जो जलधारा बहती है वो गर्म है। दूसरा, क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आसपास यानी 5 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर व 23.5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है वो सन्मार्गी पवनों का प्रभाव क्षेत्र है, जिसके कारण ये पवने जलधाराओं को पूर्व से पश्चिम की ओर बहाती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये प्रभाव क्षेत्र पश्चिमा पवनों के क्षेत्र में पहुंचता है तो वहां पर ये पश्चिम से पूर्व बहना प्रारंभ कर देती हैं। कुछ एक उदाहरण है महासागरीय जलधाराओं के, जैसे कि मैंने बताया उत्तर या दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, ये सन्मार्गी पवनों के प्रभाव में है। उसके अलावा जितने भी हमारे प्रवाह हैं वो सारे सन्मार्गी पवनों के नहीं बल्कि पछुआ पवनों के प्रभाव में रहते हैं। गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोशिवो की जलधाराएं हैं, ये भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार से प्रभावित हैं। फिर आते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर के अंदर जो जलधाराएं बहती हैं वो भी कहीं ना कहीं व्यापारिक पवनों का परिवर्तित रूप है, यानी कि जो मॉनसून पवने हैं, ये मॉनसून पवने किसका परिवर्तित रूप मानी जाती हैं? व्यापारिक पवनों का। व्यापारिक पवनों का प्रतिरूप या परिवर्तित रूप क्यों माना जाता है मैं आपको बता देता हूं। 0 से 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है उसे आप अगर खाली छोड़ दें, जैसे कि मान लीजिए ये है आपका 0 डिग्री और यहां पर है आपका 23.5 डिग्री, तो यहां इन क्षेत्र के बीच में जो पवनें बहती हैं वो हैं आपकी सन्मार्गी पवनें। तो सन्मार्गी पवनों का विस्थापन होता है और भारत जो है वो इसके बिल्कुल केंद्र में है, यानी कि इससे ऊपर आपका जो भारत है उसका विस्थापन जो है वो देखा जाता है। ठीक है, मान लीजिए भारत की जो है कर्क रेखा की पोजीशन जो है भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। जब भी कभी ITCZ होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है, तब ये बेल्ट जो है वो 5 डिग्री के आसपास जो है सूर्य के स्थिति के अनुसार उत्तरायण व दक्षिणायन हो जाती हैं। तो अमूमन देखिए क्या है, ये दिशा होती है सन्मार्गी पवनों की। ठीक है, 23.5 डिग्री के बीच में जब भी कभी सूर्य अमूमन दक्षिणायन की स्थिति में होता है, दक्षिणायन की स्थिति होने का पहले चलिए उत्तरायण की स्थिति में करते हैं, यानी जब सूर्य
उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है। तो क्या होता है, ये पवन तंत्र जो है वो 5 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाता है। मतलब ये जो उत्तरी गोलार्ध में बहने वाली सन्मार्गी पवनें हैं, ये कर्क रेखा से उत्तर यानी उत्तरी भारत में शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। और जो ये दक्षिण की ओर बहने वाली सन्मार्गी पवनें हैं, ये दक्षिण भारत की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं, जिसके कारण ये पवनें इस प्रकार से बहना प्रारंभ कर देती हैं, क्योंकि यही दिशा है उत्तर दक्षिण वाली पवनों की। अब जब ये पवनें होती हैं तो ये क्या करती हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब के सागर से जो है वो जलधारा, जलवाष्प धारण करके जो है वो अंदर वर्षा करती हैं, ठीक है। तो जब ये शिफ्टिंग ITCZ दक्षिण की ओर शिफ्ट होता है, तब ये अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती हैं, क्योंकि जो जलधाराएं जो पवनें उत्तरी क्षेत्र में थी वो अब भारत के मध्य भाग में आ जाती हैं, यानी कि फिर ये पवनें सर्दी के मौसम में वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाती हैं। तो सन्मार्गी पवनों का परिवर्तित रूप मॉनसून पवनें हैं। उसका रीजन है ITCZ का शिफ्टिंग और ITCZ का हमारे मॉनसून के साथ जो संबंध है वो। तो प्रचलित पवनें वही सन्मार्गी, पछवा और हिंद महासागर में बहने वाली सन्मार्गी पवनें, ये क्या करती हैं, महासागरीय जल धाराओं का निर्माण करती हैं। और जल धाराओं का प्रवाह कहीं ना कहीं किस पर निर्भर होता है, हमारे इन्हीं पवन तंत्र पे। अगला है हमारा तापमान में भिन्नता। बच्चों ये हम चीज लास्ट टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी कोई महासागर या कोई भी एक जल राशि है, अगर वो गर्म है, मान लीजिए वो गर्म है, तो वो फैल जाती है, ठीक है। और अगर कोई जल राशि ठंडी है तो वो सिकुड़ जाती है। जो जिसका आयतन ज्यादा है, यानी कि जो फैली हुई है, अगर उसका आयतन ज्यादा है तो वो हल्की होती है, लेकिन जिसका आयतन कम है वो भारी होती है। भारी होने के कारण जल जो है वो नीचे की परतों में बैठ जाता है। मान लीजिए एक समतल सतह थी ये, और किसी कारण से इसके एक भाग में तापमान में गिरावट आ जाए, तो भारी होने के कारण जल जो है वो नीचे बैठ जाता है। मान लीजिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो डिक्लाइन हो गया, कोई आइसबर्ग आकर गिर गया जिसके चलते टेम्परेचर में डिक्लाइन आ गया, और टेम्परेचर में डिक्लाइन आने के चलते वो भारी हो गया। भारी होने के कारण वो क्या करता है, नीचे की तरफ बैठ जाता है। लेकिन अगर किसी दूसरे भाग में, उसी महासागर का दूसरा तल या कोई दूसरा तट जो है, वहां पर कोई तापमान में ज्यादा अंतर नहीं आए, जिसके कारण तापमान मान लीजिए यहां पर ऊंचा बना रहा, तो ऊंचा बना रहने के कारण क्या होगा, यहां से जल जो है एक धारा के रूप में इस जल की कमी को पूरा करने के लिए आगे की तरफ बढ़ेगा। और कब तक बढ़ेगा, जब तक फिर दोबारा वो एक समतल रूप ना ले ले। तो तापमान का जो संबंध है धाराओं के चलने में वो यही है, जब भी कभी कोई किसी भाग या किसी जल राशि का तापमान गिरता है तो वो भारी होकर नीचे बैठ जाती है, लेकिन अगर कभी तापमान बढ़ता है तो वो हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है, और जल राशि में क्या होता है, एक इम्बैलेंस पैदा हो जाता है। उस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए जल जो है वो उच्च जल स्तर वाले क्षेत्र से निम्न जल स्तर, या ऊंचे तापमान वाले क्षेत्र से नीचे तापमान वाले क्षेत्र की तरफ जो है वो दौड़ता है, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद अमूमन जो अगला सेक्शन है वो भी है हमारा लवणता। लवणता भी तापमान की तरह ही कार्यरत होती है। जो लवण युक्त जल होता है वो घनत्व में भारी होता है, ठीक है। जो भी कभी हमारा मान लीजिए किसी जल में सैलिनिटी ज्यादा है, तो अगर सैलिनिटी ज्यादा है तो उसका घनत्व भी ज्यादा होगा, यानी उसका भार भी ज्यादा होगा। अगर उसका भार ज्यादा होगा तो वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, ठीक है। यानी कि पॉइंट 1 की जो सिचुएशन है वो ये होगी। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में लवणता कम है, डेंसिटी कम है, घनत्व कम है, और वो कैसा है, लाइट है, हैवी है, यानी उसका जो भार है वो कम है, तो जिसके कारण वो क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा। तो जल स्तर में जो ये इम्बैलेंस पैदा होता है, इसकी वजह से भी क्या होती है, जल धाराओं का निर्माण होता है। आसान होगा, कोई भी आई थिंक दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो भी क्या है, वाष्पीकरण है। अब वाष्पीकरण का संबंध जो है वो लवणता के साथ है। वो भी कैसे, मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे अगर इवेपोरेशन ज्यादा होगा, मान लीजिए वाष्पीकरण यदि ज्यादा है, तो वाष्पीकरण ज्यादा होने के चलते क्या होगी, सैलिनिटी भी ज्यादा होगी। अगर सैलिनिटी ज्यादा है तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो जल कैसा होगा, भारी होगा, और भारी होने के चलते फिर वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। अच्छा एक चीज, ये चीज तो आपको समझ में आ रही है कि यहां नीचे की तरफ, अब वाष्पीकरण हो गया, वाष्पीकरण की मात्रा ज्यादा है तो जल का कुछ भाग वाष्प के रूप में क्या हो जाएगा, वायुमंडल में पहुंच जाएगा। अब वाष्प के रूप में जब वो वायुमंडल में पहुंचेगा तो जल स्तर में वैसे ही कमी आ जाएगी। मतलब ये एक जर्नल सी व्यू है, आप लोगों को समझना है कि वाष्पीकरण का संबंध लवणता के साथ जोड़कर देखेंगे तब भी जलधारा के भारी होने के कारण वो नीचे बैठेगा। और अगर वाष्पीकरण का प्रभाव अकेला देखूंगा तो क्या होगा, जल यानी कि जो हमारा लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा,
और गैस में कन्वर्ट होकर कहाँ पहुंच जाएगा, वायुमंडल में। यानी जो जल था वो कटकर वायुमंडल में पहुंच गया, जल स्तर में कमी आ गई, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए आसपास का जल जो है वो इस क्षेत्र की तरफ आगे दौड़ता है और इस प्रकार जलधाराओं का निर्माण होता है। फिर आता है अगला भूघूर्णन। भूघूर्णन का जो सीधा प्रभाव होता है बच्चों, कोरियोलिस बल के कारण होता है या कोरियोलिस बल का जन्म होता है। जैसे ही कोरियोलिस बल के बारे में बात आती है तो कोरियोलिस क्या है, एक प्रकार का भूविक्षेपी बल है, यानी कि भूमि के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला विक्षेपक बल है। और विक्षेपक बल का मतलब क्या है, मान लीजिए अगर एक जनरल तरीके से मैं आपको समझाऊं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर क्या है, हमारा लो प्रेशर एरिया है और उसके अलावा हमारा उपोष्ण कैसा है, वो हाई प्रेशर बेल्ट है। ये मैं आपको एक तरह से वायुदाब की पेटियों को भी थोड़ा सा समझा देता हूं। अमूमन क्या है, पवनें हमारी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, ठीक है। तो पवनें एक्चुअल में इसी प्रकार से चलना चाहिए था, लेकिन ऐसी तो स्थिति है नहीं। अगर ऐसी स्थिति होती तब जब पूरी पृथ्वी पे केवल दो परतें होती, एक निम्न वायुदाब और दूसरी उच्च वायुदाब। अगर यही दोनों परतें होती या बेल्ट्स होती तो पवनें बिल्कुल सीधी चलती। अगर भूघूर्णन के कारण भूविक्षेपी बल यानी कोरियोलिस बल का अगर निर्माण ना होता तब भी ये इसी प्रकार की सिचुएशन होती, परंतु ऐसा नहीं है। जो कोरियोलिस फोर्स है उसके जनरेशन के चलते सबसे बड़ा लॉस क्या है और सबसे बड़ा एक प्रभाव क्या है कि पवनें उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा से उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध है। तो क्योंकि भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण में जो पवनें हैं वो सीधे रेखा में ना बहकर उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। अब देखो बच्चों, क्योंकि कोरियोलिस बल के प्रभाव के चलते ये पवनें विक्षेपित हो जाती हैं। अब इनकी जो दिशा है ये उत्तर है और ये क्या है, आपकी पूर्व है। तो ये जो दिशा हुई ये क्या हुई, उत्तर पूर्व, और ये कौन सी हुई, दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी हुई, दक्षिण पूर्व, और ये कौन सी हुई, उत्तर पश्चिम। तो यही सन्मार्गी पवनें हैं। अब देखिए सन्मार्गी पवनों की दिशा क्या है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है, ये जो दिशा आपको नजर आ रही है। और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, यानी कि सन्मार्गी पवनों की दिशा का उत्पन्न होने का प्रमुख कारण भी क्या है, कोरियोलिस फोर्स है, जो कि एक भूविक्षेपी बल है। ठीक है बच्चों, तो अब अगर भूविक्षेपी बल का यानी कोरियोलिस प्रभाव रहेगा तो जैसे पवनें मुड़ेंगी वैसे जलधाराओं को भी अपने साथ जो है वो मोड़कर आगे बढ़ेंगी। फिर आते हैं तट का प्रभाव। अब जब तट का प्रभाव है, मैं ऑलरेडी यहां आप लोगों को साथ डिस्कस कर चुका हूं कि ये मान लीजिए हमारा एशिया है और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। अगेन ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है और ये हमारा साउथ अमेरिका है। मान लीजिए सन्मार्गी पवन तंत्र के प्रभाव से उत्तर विषुवत की जलधारा पूर्व से पश्चिम बहती है, परंतु यह पूर्व से पश्चिम बहती हुई उत्तर की ओर मुड़ जाती है। उसका कारण क्या है, एशिया महाद्वीप। अगर यहां पे एशिया महाद्वीप ना होता तो यह जलधारा क्या करती, बिल्कुल सीधा निकल जाती। लेकिन तट क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जलधाराओं के निर्माण में, जिसके कारण ये उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ जो है मुड़कर जो अलग अलग जलधाराओं का जो रूप है वो ले लेती हैं। तो तटों का प्रभाव भी वही है और तटों के प्रभाव के चलते भी महासागरीय जलधाराएं जो हैं वो प्रभावित होती हैं, बनती हैं, और इन्हीं का नामकरण जो है वो इन्हीं तटों के आधार पर जो है वो किया जाता है। आई होप कि आपको महासागरीय जलधाराओं के निर्माण में या महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारकों का जो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हमने डिस्कस किया है वो आप लोगों को क्लियर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में। आई होप कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बहुत छोटा सा सेक्शन रहेगा, क्योंकि मैं आपको बहुत शॉर्ट एंड श्योर समझाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लिया और अच्छे से इसको एक बार मैप पे उतार लिया तो आपको सारी जिंदगी, जब तक आप ज्योग्राफी के साथ रहेंगे, आपको करंट्स नहीं भूलेंगी, इस बात की गारंटी मेरी है। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको रटना नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वर्ल्ड के महाद्वीप पे कौन सा देश कहां पर है। तो प्रशांत महासागर के बारे में बात करते हैं बच्चों। प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जस्ट मैंने अभी आपके ऊपर थोड़ी एक सेकंड पहले, एक मिनट पहले आपको बताया है कि प्रशांत महासागर दोनों ही ओर यानी कि पश्चिम और पूर्व जो है वो दोनों ही किनारों से हमारे एशिया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पश्चिमी किनारा और पूर्वी किनारे से हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के द्वारा घेरा गया है। तो इन चारों महाद्वीपों के जो छोटे छोटे देश हैं वो इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आपको पता लग गया कि महासागरीय जलधाराएं बहती किन कारणों से हैं। सबसे पहला प्रमुख कारक क्या है इसका पीछे, पवन, और खास तौर पे स्थायी पवन तंत्र।
तो प्रशांत महासागर के अंदर एक सर्कुलेशन जो है वो जलधाराओं का बहेगा और उस जलधाराओं को समान एक तरीके से चलाने का जो कार्य है वो कौन करती हैं? पवनें करती हैं। तो जिस स्थान पर वो जलधारा बहेगी उसी स्थान के नाम पर उस जलधारा का नामकरण जो है वो किया जाएगा। और कोई भी लोकेशन आपके जो है नॉन से नहीं होगी, मैं आपको बड़े आराम से इत्मीनान से हर लोकेशन की जो है पोजीशन वो दिखाऊंगा, ताकि आप लोग वर्ल्ड मैप के ऊपर महासागरीय जलधाराओं को बड़े आराम से डिफाइन कर सकें। मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि इसको किस सीक्वेंस में याद करना है। कुछ एक बुक्स के अंदर सीक्वेंस जो है वो अनइवन होता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर जलधारा के बारे में होता है। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि आप लोगों को कितना ये चीजें समझ में आती हैं। अगर कोई डाउट रहे सेक्शन में, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डेफिनेटली डाल दीजिए। मोस्ट वेलकम, मैं आप लोगों के उन कमेंट्स को डेफिनेटली कंसीडर करूंगा। तो चलिए बच्चों, सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्तरी भाग में ये घड़ी की सुई के आकार में, जैसा कि आप लोगों ने अभी इस लास्ट के अंदर टॉपिक के अंदर देखा है कि यहां पर जो जलधाराएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि इस प्रकार से, और यहां पर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जो है वो परिसंचरण करती हैं। उसका मेन कारण क्या है? कोरियोलिस फोर्स। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद महासागरीय जलधाराएं, मैं यहां से एक बार के लिए थोड़ा सा आप लोगों को अपने मैप की तरफ ले जाता हूं, ताकि आपको वहां से आसानी से जो है वो समझ में आ जाए। प्रशांत महासागर मैंने अभी आपको बताया कि कौन कौन से महाद्वीपों से घिरा है। उसका एक किनारा जो है वो, यानी कि जो पूर्वी किनारा है। अच्छा, यहां पर मैं आपको समझा दूं बच्चों, छोटा सा टॉपिक रहेगा, मैं फिर इसको एक बार क्लियर कर दूंगा। यह है हमारा वेन डायग्राम, जिसको एक तरह से आप स्टार डायग्राम बता दो, जिससे आप दिशाएं करते हो। ये पूर्व है और ये क्या है? पश्चिम है। तो प्रशांत महासागर के अंदर मैंने ये चक्कर अगर डाल दिया, मान लीजिए ये है हमारा नॉर्थ और ये है हमारा साउथ, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर ये डाल देता हूं तो क्या होगा? प्रशांत महासागर का पूर्वी किनारा कौन सा हो गया? नॉर्थ अमेरिका, और यहां पर हो गया आपका साउथ अमेरिका। और पश्चिमी किनारा क्या हो गया आपका? एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है बच्चों। तो ये हैं आपके 4 मेजर कॉन्टिनेंट जो प्रशांत महासागर को घेरे हुए हैं। तो जब आप प्रशांत महासागर के घेराव के बारे में बात कर लेते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखें बच्चों कि आपको जो चीज बताई गई है उसका मेन मोटिव यही है कि अगर यही चक्र आप महाद्वीपों के ऊपर रख लो ना तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो प्रशांत महासागर का जो तट है उसके केंद्र से कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा, ठीक है बच्चों। तो प्रशांत महासागर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, एक है आपका उत्तरी प्रशांत और एक है आपका दक्षिणी प्रशांत, ठीक है बच्चों। एक एक करके जलधारा के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं कि ये पूर्व से पश्चिम बहने वाली जलधारा का विकास होता है। तो यहां पर एक दक्षिण अमेरिका में देश है जिसका नाम है इक्वाडोर। तो इक्वाडोर से ये जो जलधारा है ये बहना प्रारंभ करती है, ठीक है। इक्वाडोर से जलधारा बहना प्रारंभ करती है और इसकी दिशा क्या है? पूर्व से पश्चिम। उसका कारण क्या है? क्योंकि यह सनमार्गी पवन तंत्र का क्षेत्र है। तो सनमार्गी पवन तंत्र के चलते ये जो जलधारा है ये पूर्व से पश्चिम बहना शुरू करती है, जिसे उत्तर विषुवतरेखीय जलधारा के नाम से जाना जाता है। यह जलधारा कहां पर आकर टकराती है? फिलीपाइंस द्वीप समूह। यहां पर कौन सा द्वीप है? फिलीपाइंस द्वीप समूह। अब आता है हमारा जलधाराओं को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारक, जो कि तट है। ये जलधारा तट के साथ टकराकर 2 हिस्सों में वर्गीकृत होती है, एक उत्तर की ओर, ठीक है, और एक चली जाती है इसकी दक्षिण की ओर। तो जो जलधारा उत्तर की ओर बहती है वो जलधारा ये जापान है, जापान और ताइवान। तो जापान के तट के सहारे अपना मार्ग जो है वो उत्तर की दिशा की तरफ बहाती है। तो जैसे ही उत्तर दिशा में जापान के तट के पास पहुंचती है, और इस जलधारा को हम क्या कहते हैं? क्यूरोशिवो की जलधारा। क्यूरोशिवो, कई किताबों में यह लिखा हुआ है कि जब ये क्यूराइल द्वीप के समीप पहुंचती है तब भी इसे क्यूरोशिवो कहते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि क्यूराइल द्वीप जापान के बिल्कुल पास ही बनता है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो चाहे आप इसे यहां पर देखें तो भी आप लोगों को यही चीज मिलेगी कि क्यूराइल के पास इस जलधारा को क्यूरोशिवो की जलधारा कहते हैं। क्यूरोशिवो की जलधारा के पास, यानी क्यूराइल के पास, एक छोटा सा प्रायद्वीप है जिसका नाम है कमचटका प्रायद्वीप। इसे आप कमचटका प्रायद्वीप मान लीजिए। यह है हमारा अखोत सागर। यहां से एक जलधारा दक्षिण की ओर बहती है जो कि उच्च अक्षांशों से आ रही है, इसलिए प्रकृति में कैसी है? ठंडी। यह है बेरिंग सागर।
तो यहां से भी एक जलधारा जो है वो दक्षिण की ओर आती है। जैसे ही ये दक्षिण की ओर आती हैं, कमचटका प्रायद्वीप के पास ऑलरेडी एक जलधारा मौजूद है जिसका नाम है क्यूरोशिवो, और ऊपर से एक जलधारा आ गई अखोत्स्क सागर की ठंडी जलधारा, और एक जलधारा आ रही है बेरिंग सागर से जिसे कहते हैं ओयोशिवो की ठंडी जलधारा। कौन सी? ओयोशिवो। यह है क्यूरोशिवो जो कि क्यूराइल के पास गर्म है, वो ओयोशिवो जो ओखोत्स्क और बेरिंग सागर के पास से आती है। यहां पर दोनों ही जलधाराएं यानी कि ठंडी व गर्म जलधाराओं का आपस में मिलन होता है, जिसके कारण कोहरे का निर्माण होता है। प्लैंकटन यहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण मत्स्य क्षेत्र ये विश्व में सबसे ज्यादा प्रभावी है, सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो कमचटका प्रायद्वीप के पास जापान वो क्षेत्र है जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा मछलियां जो हैं वो पकड़ी जाती हैं। अब ये क्षेत्र जो है वो पछुआ पवनों के प्रभाव में है। कौन सी पवनों के प्रभाव में है? पछुआ पवनों के प्रभाव में, जिसके कारण यह प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर बहना प्रारंभ करेगा। पश्चिम से पूर्व की ओर बहना प्रारंभ करेगा। क्योंकि ये प्रवाह है, ये प्रकृति में गर्म है, यही प्रभाव जो है वो हमारे वैंकूवर के तट के पास पहुंचता है, और वैंकूवर के तट के पास पहुंचकर ये जलधारा जो है वो एक अलास्का पहुंच जाती है, जो कि ये अलास्का है। यह है आपका अलास्का का सेक्शन। तो अलास्का के पास क्योंकि ये निम्न अक्षांशों से जा रही है, इसलिए इसे अलास्का की गर्म जलधारा के नाम से जानते हैं। वैंकूवर के तट से टकराकर एक जलधारा दक्षिण की ओर बहना प्रारंभ करती है। क्योंकि ये उच्च अक्षांशों से आ रही है, इसलिए इसे ठंडी जलधारा कहते हैं। और ये जो तट आपको नजर आ रहा है, यह है कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया के तट के पास ये जलधारा जब बहती है, इसे हम कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के नाम से जानते हैं। यही ठंडी जलधारा उत्तर विषुवतरेखीय जलधारा में मिलकर अपना जो चक्र है वो पूर्ण कर लेती है। तो प्रशांत महासागर के उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधाराएं यही हैं। स्टार्टिंग होती है इक्वाडोर से, उत्तर विषुवतरेखीय गर्म जलधारा, ये पहुंचती है फिलीपाइंस, तट से टकराकर उत्तर दिशा की ओर बहती है, जहां पर जापान ताइवान को पार कर ये क्यूराइल के पास पहुंचती है, जिसे क्यूरोशिवो की गर्म जलधारा कहते हैं। क्यूरोशिवो की गर्म जलधारा में से जो जलधाराएं आकर मिलती हैं, एक है ओखोत्स्क सागर की जलधारा और दूसरी है बेरिंग सागर की जलधारा। इन दोनों ठंडी जलधाराओं और क्यूरोशिवो से मिलने के कारण प्लैंकटन, कोहरा और ज्यादा मत्स्य उत्पादन किया जाता है। तो विश्व का सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन करने वाला देश जापान। और अगर क्षेत्र के बारे में बात करूं तो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, आई एम रिपीटिंग माय सेंटेंस, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र विश्व का सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो यह जलधारा जब आगे बढ़ती है, इसे उत्तरी प्रशांत प्रवाह कहते हैं। किसे कहते हैं? उत्तरी प्रशांत प्रवाह। यह प्रवाह गर्म होता है और वैंकूवर के तट के पास पहुंचता है। अब वैंकूवर से अगर कोई जलधारा टकराकर अलास्का जाएगी, तो यह निम्न अक्षांश है वैंकूवर, और ये अलास्का जो है वो उच्च अक्षांश है। तो निम्न अक्षांशों के चलते ये जलधारा कैसी होगी? गर्म। और जो जलधारा कैलिफोर्निया के तट से आगे बढ़ती है, इसे कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा कहते हैं। तो यह आपके उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। अब बात करते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा क्या है हमारी? इसी प्रकार जिस प्रकार से प्रशांत महासागर के उत्तरी क्षेत्र की जलधाराएं बहती हैं, ये भी दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से बहना प्रारंभ करती हैं। इसको मैं एक बार नीचे बना लेता हूं ताकि आप लोगों को दोनों मिक्सअप ना हो। अगर आपको डाउट हो तो उसको हम आराम से डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो ये जलधारा जो है वो पेरू के तट से बहना प्रारंभ करती है। पेरू के तट से बहती हुई ये पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, क्योंकि सन्मार्गी पवन तंत्र का प्रभाव है। इस जलधारा का जो नाम है वो है दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा। ये जलधारा क्या करती है? पापुआ न्यू गिनी से टकराकर एक जलधारा दक्षिण की ओर मुड़ती है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे दक्षिण की ओर बहती है। एक जलधारा इसके उत्तरी प्रशांत महासागर में जाकर मिल जाती है, एक जलधारा वापस यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे के सहारे दक्षिण की ओर बहती है, जिसे पूर्वी ऑस्ट्रेलियन की गर्म जलधारा कहते हैं। क्योंकि ये 0 डिग्री क्षेत्र से आ रही है, इसलिए कैसी है? गर्म। तो तस्मानिया के नजदीक यहां पे जलधारा जो है वो नीचे की दक्षिण की तरफ आगे बढ़ती है, और पछुआ पवनों के प्रभाव के चलते ये जो जलधारा है वो पश्चिम से पूर्व बहना प्रारंभ कर देती है। तो जैसे ही ये पश्चिम से पूर्व बहना प्रारंभ करती है, ये कहां पहुंचती है? चिली। यह है दक्षिण अमेरिका का जो छोटा सा एक देश चिली। चिली के तट से टकराकर एक जलधारा आगे अंध महासागर में और एक जलधारा
पेरू के समीप उत्तर की ओर बहना प्रारंभ कर देती है। क्योंकि यहाँ पेरू का तट है इसलिए इसे पेरूवियन की ठंडी जलधारा कहते हैं। इसे ही हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा कहते हैं क्योंकि हम्बोल्ट महोदय ने इसकी खोज की थी। तो एक आसान से है, बताओ जलधाराओं में आपको क्या है। एक बार मैं आपके सामने फिर एक बार रिपीट कर देता हूं और जो सीक्वेंस है वो आपको समझा देता हूं। सबसे पहली जलधारा जो है वो उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म जलधारा मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होती है, फिलीपाइंस द्वीप समूह तक पहुंचती है। और किन पवनों के प्रभाव में? सनमार्गी पवनों के प्रभाव में। यह जलधारा जब जापान और ताइवान को पार करके क्यूराइल पहुंचती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? क्यूरोशिवो की गर्म जलधारा के नाम से। और इसी तट के सहारे ये आगे बढ़ती है और क्यूराइल के समीप पहुंचती है। अब आप एक चीज ध्यान में रखें बच्चों कि नंबर 1 जो जलधारा आपको पढ़नी है वो है उत्तरी विषुवतरेखीय, दूसरी है क्यूरोशिवो, और जो तीसरी जलधारा है वो है आपकी ओखोत्स्क सागर की ठंडी जलधारा। तो ओखोत्स्क सागर की ठंडी जलधारा या क्यूराइल की ठंडी जलधारा जो है वो हमारे कहां पर आकर मिलती है? कमचटका प्रायद्वीप। अब क्यूराइल या बेरिंग सागर से आने वाली जो ठंडी जलधारा है उसका देखिए ओखोत्स्क से आने वाली ठंडी जलधारा, ठीक है, होक्काइडो द्वीप के पास आकर मिलती है। और इसके बाद जो हमारा ये थर्ड है, और जो फोर्थ हमारी करंट है वो है ओयोशिवो की ठंडी जलधारा, जो कि कौन से जलडमरू से आ रही है? बेरिंग जलडमरू या बेरिंग सागर से आती है और कमचटका प्रायद्वीप के पास पहुंचती है। तो 5वें नंबर पर जो जलधारा है वो है आपका उत्तरी प्रशांत प्रवाह। तो उत्तरी प्रशांत प्रवाह क्या है? उत्तरी प्रशांत प्रवाह नंबर 5 वही प्रवाह जो कि पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व बहता है। पश्चिम से पूर्व बहता हुआ ये कहां पहुंचता है? वैनकूवर के तट से। इसे उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो जैसे ही ये वैनकूवर के तट से टकराती हैं, 2 जलधाराओं का निर्माण होता है। एक जलधारा जो कहां चली जाती है? हमारी ऊपर वाले क्षेत्रों में यानी कि अलास्का के पास, और दूसरी जलधारा जो है वो कहां पहुंच जाती है? हमारी इसी में समझाया हुआ है, यह है हमारी नंबर 6 कैलिफोर्निया, यानी कि वैनकूवर के तट से टकराकर एक जलधारा चली जाती है अलास्का और दूसरी चली आती है कैलिफोर्निया। तो ब्रिटिश कोलंबिया और अलास्का के पास ये जो जलधारा है ये कैसी होती है? प्रकृति में गर्म। लेकिन जब ये कैलिफोर्निया के तट के सहारे दक्षिण की ओर बहती है तो ये कैसी होती है? ठंडी। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान में रखें और इसको समझें, क्योंकि 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में ये हमेशा पूछा जाता है। और अंत में यही लिखी हुई है, देखो अलास्का की जो जलधारा है वो अलास्का उत्तरी प्रशांत जो है गर्म प्रवाह का क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ की जो तापमान है वो थोड़ा ज्यादा पाया जाता है, और अलास्का की जो जलधारा है वो गर्म जलधारा के रूप में जानी जाती है। यह है हमारा मैप सेक्शन उत्तरी प्रशांत महासागरीय। ये फिर वही हो गया इक्वाडोर या दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्र उत्तर विषुवतरेखीय। फिर ये जापान ताइवान के समीप क्यूरोशिवो, और ऊपरी क्षेत्र यानी ओखोत्स्क सागर से आने वाली ओखोत्स्क सागर की ठंडी जलधारा, और बेरिंग सागर से आने वाली बेरिंग सागर की ठंडी जलधारा। ये पछुआ पवनों के प्रभाव में पश्चिम से पूर्व यानी कि उत्तरी प्रशांत प्रवाह के रूप में कहां पहुंचता है? वैनकूवर के तट से टकराकर एक जलधारा अलास्का जाती है और एक जलधारा कैलिफोर्निया के तट के सहारे दक्षिण की ओर आती है। तो इसके बाद अगली जो जलधाराएं हैं वो है हमारी कौन सी? दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं भी बच्चों वही हैं। दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा नंबर 1 जो कि हमारे कहीं ना कहीं पेरू के तट के पास से शुरू होकर बहना प्रारंभ करती हैं, या दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट, जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप लिख सकते हैं। फिर ये कहां पहुंचती है? पापुआ न्यूगिनी के तट से टकराकर एक जलधारा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे दक्षिण की ओर बहती है, जिसे पूर्वी ऑस्ट्रेलियन की गर्म जलधारा कहते हैं। और फिर यही जो जलधारा है वो पछुआ पवनों के प्रभाव में आता है, जिसे दक्षिणी प्रशांत प्रवाह कहते हैं तस्मानिया के निकट। और यही जलधारा फिर कहां पहुंचती है? हमारी चिली के तट से। तो चिली के तट पर पहुंचकर यह जलधारा उत्तर की ओर बहना शुरू करती है और पेरू के तट के पास पहुंचती है, जिसे पेरुवियन की ठंडी जलधारा के रूप में जानते हैं। और जो पेरुवियन की ठंडी जलधारा है, इसका जो एक खोज है, इसकी जो एक फाउंडिंग है वो की थी किसने? हम्बोल्ट महोदय ने, जिसके कारण इसे हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। ये हम्बोल्ट की धारा के रूप में भी इसे जाना जाता है। और कभी कभी क्या होता है, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा और दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा आपस में मिल जाती हैं, जिसे प्रति भूमध्य रेखीय जलधारा के नाम से जाना जाता है। बच्चों आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काफ़ी ईजिएस्ट सेक्शन है, आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये था हमारा आज का जलधाराओं का इंट्रोडक्शन, जलधाराओं को इफेक्ट करने वाले कारक, प्रशांत महासागर की जलधाराओं, चाहे वो उत्तरी प्रशांत हो या दक्षिणी प्रशांत। सो हम अगली वीडियो के अंदर
अंध महासागर और हिंद महासागर की दोनों महासागरीय जलधाराओं के बारे में बात करेंगे। सो टिल देन आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप इसके कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे डेफिनेटली बताइएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट इस पर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का ये जो छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, ये मुझे नई और अच्छी से वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंचाने में प्रेरित करता रहता है। तो ये आपकी इस प्रेरणा के साथ मैं आप लोगों से एक बार फिर विदा लूँगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट।